हेलो एंड वेलकम बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करें। इट वाज इजी क्वेश्चन ना, दोनों ही बहुत अच्छे थे। आगे देखो आप। अब आपके पास क्या है, आपको ये बताना है, फिर वही सेम सा क्वेश्चन है कि एक सेंटी सेकंड बड़ा है या एक नैनो सेकंड बड़ा है और बाय हाउ मच। पहली बात तो दोनों में से बड़ा कौन है, एक सेंटी सेकंड और एक नैनो सेकंड में से। फिर उसके बाद बताना है कितना बड़ा है। तो अब बढ़िया बात ये होगी कि आप वीडियो को अभी करो पॉज और फिर अपने आप करने की कोशिश करो। चलो सुनो। अब क्या करेंगे कि हमें क्या किया उसने, एक तो बोला एक सेंटी सेकंड और दूसरा कौन है 1 नैनो सेकंड। पहली बात तो इन दोनों में से बड़ा कौन है। बड़ा अगर आपकी प्रैक्टिस हो जाए तो आपको समझ में आएगी बात कि जैसे जैसे आप टेबल के नीचे जा रहे हो वैल्यूज छोटी होती जा रही है। सो इसका मतलब पक्की बात है कि नैनो इज वेरी वेरी स्मॉल, सेंटी इज लार्जर देन दिस। ठीक है, अब कैसे करेंगे। पहली बात तो वही बेटे, एक सेंटी सेकंड लिख लेंगे। मेरा मेथड 1 करवाऊंगा बेटे मैं। सेंटी कितना होता है 10⁻⁻² लेकिन अब हमें कौन सा चाहिए यहाँ पे, नैनो। नैनो के लिए आपको 10⁻⁻ कितना करना पड़ेगा, वो आप 2 बार 10 लिख लो बस ऐसे पहले। अब आपको चाहिए -9, पक्की बात है, इजंट इट। ये तो चाहिए ना, नैनो तो तभी बढ़ेगा। लेकिन अब बैक वही बनना भी चाहिए। अब -2 में यहां पे क्या लिखें कि बैक -2 बन जाए, तो पक्की बात है यहां पे 7 लिखोगे। अरे यार 7 और -9 मिलके -2 बनवाएंगे। तो ये क्या है, ये हमारा हो गया, ये क्या है बेटा, ये हमारा है नैनो। ठीक है, इसका मतलब 1 सेंटी सेकंड में इतने नैनो सेकंड होते हैं। अब मेथड 2 की बात करें। मेथड 2 क्या है हमारा, हम लोग सेंटी सेकंड को भी लिखेंगे। कितना लिखेंगे 10⁻⁻² सेकंड। ये ऐसा है कि इसमें सोचने की बात नहीं होती बस, लेकिन फिर मैं कहता हूं दोनों मेरे लिए अच्छे हैं। ठीक है, इसमें सोचना कम पड़ता है। नैनो कितना होता है 10⁻⁹ सेकंड। यहाँ पे स्मार्ट वर्क कम है, बस सीधा सब मेथड एक ही है। वही आप इन दोनों को डिवाइड कर दोगे तो यहाँ पे -2 सेकंड आ जाएगा, यहाँ पे 10⁻⁹ सेकंड। ये से ये कट जाएगा, ये ऊपर जाके पावर प्लस हो जाएगी। जब -2 में +9 होगा तो कितना आएगा 10⁻7। तो इसका मतलब 1 सेंटी सेकंड कितना हो गया 10⁻7 नैनो सेकंड। इज दैट ओके। लेकिन मैं फिर कहूंगा कि दोनों ही इक्वली गुड है। ठीक है, आपको कोई भी अपना फेवरेट, बस ये याद रखना। आगे चलेंगे। आगे देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि हमें एक क्यूब दे रखा है बेटे। अब उस क्यूब की जो साइड है वो कितने सेंटीमीटर की है, देखो आप 10 सेंटीमीटर की। ये कर सकते हो आप लोग सभी। तो आपको क्या करना है कि इस क्यूब का वॉल्यूम निकालना है इन मीटर क्यूब। ये भी बहुत बार करना पड़ेगा बच्चे, बहुत बार। एक क्यूब है, क्यूब पता है ना सबको क्या होता है। ये रहा क्यूब, जैसे हमने देखा भी था हमारे सेकंड लेक्चर में। ये रहा, ये क्यूब है। इसकी हर एक साइड कितनी है 10 सेंटीमीटर। लेकिन आपको इसका वॉल्यूम निकालना है किसमें, मीटर क्यूब में। तो कैसे निकालोगे, अब 2 तरीके हैं बेटे। अगेन मेथड 1। मेथड 1 क्या है कि आप बोलोगे सर वॉल्यूम कितना होता है क्यूब का, वो होता है साइड का क्यूब। अब साइड कितनी है हमारी 10 सेंटीमीटर का क्यूब। इज दैट ओके। अब 10 का क्यूब और सेंटीमीटर, अब हमें ये पता है कि ये पावर इन दोनों की है। अब सेंटी कितना होता है क्योंकि मीटर में चाहिए, तो ये हो गया, ये हो गया। कंफ्यूजन तो नहीं है ना, चलो ऐसे करते हैं, कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। पहले मैं इसको लिखता हूं ऐसे, ये बात क्लियर हुई। अब सेंटी की वैल्यू भर दो आप। आपको ये पता है कि आप चाहे इसको ब्रैकेट में रख लो, एक ही बात है। अब सेंटी की वैल्यू कितनी होती है 10⁻⁻² मीटर। सारा कुछ प्रैक्टिस की खेल है बेटे, जितना प्रैक्टिस करेंगे उतने बढ़िया हम लोग बनते जाएंगे। ये आप बात मानो कि जितने भी बच्चे यहां पे साइंस ग्रुप कर रहे हैं सभी में डिफरेंस पता है किस बात का होगा, जुनून का। जिसमें जुनून होगा ना वो अपनी कॉपी पेन लेके साथ में बैठेगा ही बैठेगा, और जिसमें जुनून नहीं है वो बेड पे लेट के देखेगा और बढ़िया नहीं करेगा, और सूनर और लेटर ही और शी इज गोइंग टू सफर। उसको पक्का इस बात की प्रॉब्लम आएगी बाद में, समझते हो। मतलब ये इतना बढ़िया सफर है। अब ये हमारी एबीसी है, ये हमें अच्छे तरीके से आनी चाहिए बस। उसके बाद तो अपने आप इंटरेस्ट बन जाएगा ना। जैसे फिजिक्स है, अब फिजिक्स में आपको लग रहा होगा, जैसे पहले 4 लेक्चर मैंने पहला लेक्चर दिया उसमें आपको लगा होगा कि मैथमेटिक्स कम है, फिर आपको लगा होगा कि मैथमेटिक्स ज्यादा आ गया थोड़ा, जैसे आज लग रहा होगा मे बी। लेकिन फिजिक्स इज समथिंग डिफरेंट। ये तो बस मतलब इतनी अच्छी राइड है यहां पे। जब हम लोग कॉन्सेप्ट पढ़ने लगेंगे, दिस इज नॉट फिजिक्स, दिस इज हाउ यू कैलकुलेट इन फिजिक्स।
फिजिक्स की जब बात करेंगे फिर तो बस नजारे ही हो रहे हैं ना। चलो अब बात करें, पावर अंदर आएगी तो कितनी बनेगी, ये -6 और साथ में क्या आएगा, मीटर क्यूब। तो ये कितना हो गया, 10⁻³ मीटर क्यूब। एक तो मेथड ये था, या आप एक बार स्क्रीनशॉट लेनी चाहते हो तो ले लो, राइट। अब सेकंड मेथड क्या है वो देखो, ले ली। अब सेकंड मेथड देखना, सेकंड मेथड ये है कि आप पहले ही जो साइड है ना वो कितनी है, 10 सेंटीमीटर, तो इसको आप सेंटी को यहीं पे मीटर में कन्वर्ट कर दो, ये हो गया। तो ये कितना बन गया, 10⁻⁻1 मीटर। अब ये अपनी अपनी प्रैक्टिस है ना, वही कह रहा हूं। अब इसको, ये साइड आ गई, अब वॉल्यूम किसके बराबर होता है, वो होता है साइड का, ये जो साइड है आपकी, इसका क्या करोगे, क्यूब। तो जब पावर अंदर आएगी तो कितना बन जाएगा, 10⁻³ और साथ में क्या आ जाएगा, मीटर क्यूब। सीधा ही आंसर आ गया। कौन सा आसान है, ऑफ कोर्स ये आसान है, ठीक है। लेकिन कैसे आएगा, प्रैक्टिस से आएगा। दोनों मेथड आएंगे तभी तो पता चलेगा कि कौन सा आसान है और कौन सा डिफिकल्ट है, और वो प्रैक्टिस से पता चलेगा। चलो नेक्स्ट, आगे वाला क्वेश्चन देखो आप। अब क्या करना है हमें क्या दे रखा है, अभी एक प्रोटॉन जो है ना उसका मास इतना है, देख रहे हो कितना है, ये कितना बड़ा है। मतलब मार्केट में अगर आप कोई चीज लेने जाओ तो कौन सी चीज ऐसी होती है जिसका मास इतना हो सकता है, दिमाग लगाओ। कितना दे रखा है मास, एक प्रोटॉन का मास इतना है बेटे, प्रोटॉन का मास इतना इतना। तो आपको यह बताना है कि कितने प्रोटॉन जो चाहिए हमें 1 ग्राम मास बनाने के लिए, 1 ग्राम। अब क्वेश्चन में भी आपने लास्ट लाइन पढ़ी कि नहीं पढ़ी, पहले तो ये बताओ कि ऐसी कौन सी चीज होगी जो इतने मास की होगी, जो हमें मार्केट में अवेलेबल होती है। ऐसा कुछ भी नहीं होता, बताओ कैसे। अब मान लीजिए हम इसको ग्राम में लिखें, सुनना पहली बात, -27 और ये किलो होता है 10⁻3, यही होता है ना किलो। अब ये कितना बन जाएगा, ये पावर आप ऐड करोगे, -27 और +3 कितना हो गया, कितना हो गया, -24 ग्राम, इतना हो गया। इसको अगर लिखना चाहो आप लोग तो कैसे लिखोगे, 0.000, तीनों की 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 20, 21, 22 और यहां पे आएगा 167, इतने ग्राम। कभी देखा है, अब ये कितना हुआ पता है, ये क्लोज टू 0 है, इतना कम है कि आपकी लाइफ में आप अगर कुछ भी लेने जाते हो तो इतना तो कोई मास मिलता नहीं हमें। ये प्रोटॉन होते कहां पे, आपको सभी को पता होना चाहिए कि ये एटम के अंदर होते हैं, एटम में भी कहां, न्यूक्लियस के अंदर होते हैं, और इतना कम मास है। अब अगर इतना कम मास एक प्रोटॉन का है तो हमें क्या बताना है, क्वेश्चन समझ में आता है, देखो क्या बताना है कि 1 ग्राम अगर मास चाहिए, ऑफ कोर्स एक प्रोटॉन का मास तो बहुत कम है, लेकिन अगर आपको 1 ग्राम मास चाहिए तो आपको कितने प्रोटॉन्स चाहिए, कितने गिनती। तो ये क्यों डाला मैंने, इसका इस चैप्टर से ऐसे कुछ लेना देना नहीं है, लेकिन इसको क्यों डाला, क्योंकि आपको यूनिटरी मेथड आता है कि नहीं आता वो देखना है। अब अगर आप खुद कर सकते हो तो अच्छी बात है बेटे, खुद ट्राई करो। एक प्रोटॉन का मास इतना है, हमें 1 ग्राम मास चाहिए तो कितने प्रोटॉन लाने पड़ेंगे। तो मैं इसको ऐसे बताता हूं, मैं करवा रहा हूं, अगर आप खुद करना चाहो तो अच्छी बात है, ठीक है। तो 1.67 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम मास है ऑफ 1 प्रोटॉन, इट इज द मास ऑफ 1 प्रोटॉन। तो फिर 1 ग्राम मास किसका होगा, वो आप कैसे निकालोगे, 1/1.67 इंटू 10⁻⁻24, इतने प्रोटॉन। और अगर आप इसको सॉल्व करोगे तो ये आ जाता है 0.598 इंटू, इसकी वैल्यू भरी मैंने बेटा, और ये जो पावर -24 है ये ऊपर जाके +24 हो जाएगी। तो इतने प्रोटॉन चाहिए। अब इसको अगर आपको आता है तो अच्छी बात है, लेकिन हम लोग फिर एक बार प्रैक्टिस करेंगे कभी ना कभी, मतलब नेक्स्ट चैप्टर में करवाने वाला हूं। लेकिन आप एक बार सुन लो कि ये डेसिमल हम लोग यहां पे ना लगा के यहां पे लगाना पसंद करते हैं। अगर आपको टेंशन नहीं लेनी बेटे, मैं अगले चैप्टर में करवाने वाला हूं आपको। अगर यहां पे शिफ्ट करोगे तो आपको यहां पे पावर एक कम करनी पड़ेगी, तो ये हो जाता है 23। तो इतने प्रोटॉन चाहिए, और ये बहुत बड़ा नंबर है बेटे। आप इसको अब ए के पीछे 23 जीरोस लगा के देखो कितना बड़ा बनेगा। तो 1 ग्राम मास लेने के लिए आपको इतने प्रोटॉन चाहिए। ये न्यूमेरिकल इसलिए करवाया, एक तो आपको ये प्रैक्टिस होगी कि यूनिटरी मेथड कैसे लगाना है, ये आना चाहिए। और दूसरी प्रैक्टिस क्या है कि आपको ये क्लियर हो कि एक प्रोटॉन, ये आपको बार बार आएगा, इसका मास कितना कम है, कि इतने प्रोटॉन मिलकर सिर्फ 1 ग्राम मास बनाते हैं, इतने प्रोटॉन। और ये इतने हैं कि आपके पूरे यूनिवर्स में से जितने स्टार हैं उन सबको ले लो, उसका भी ये 590 टाइम्स है ना 59 टाइम्स आई थिंक, यस
मतलब आप 10 टाइम्स भी ला लो, जितने स्टार्स हैं उनका 10 टाइम्स, तो इतने प्रोटॉन्स किसमें है? सिर्फ 1 ग्राम मास में, अगर आप 1 ग्राम मास लो। चलो नेक्स्ट पे जाएंगे। अब नेक्स्ट क्या है आपके पास? आपको क्या दे रखा है कि मरकरी के केस में आपको ये क्वांटिटी दे रखी है। मरकरी आपको सबको पता है ना, पारा पारे को बोलते हैं मरकरी। तो मरकरी के केस में ये आपको क्वांटिटी दे रखी है। पहले तो हमें ये बताना है कि ये क्वांटिटी कौन सी है, ये फिजिकल क्वांटिटी क्या है, फिर इसको हमने सीजीएस में कन्वर्ट करना है। बात समझ में आ गई? पहली बात तो क्वांटिटी बतानी, पीछे यूनिट देख के क्वांटिटी बताओ कौन सी है। पीछे यूनिट देके हमने कर रखा है बेटे। किलोग्राम क्या है? मास। मीटर क्यूब किसका यूनिट है? मीटर क्यूब किसका यूनिट है? प्रैक्टिकल भी आपको मैंने वो एक्टिविटी भी करवाई थी, प्रैक्टिकल करके देखा था हमने। तो मीटर क्यूब किसका यूनिट है? वॉल्यूम का। तो ये मास पर यूनिट वॉल्यूम, और मास पर यूनिट वॉल्यूम क्या होता है पता है? वो होती है डेंसिटी। तो पहली बात, ये जो आपको दे रखा है ये डेंसिटी है मरकरी की। मरकरी का सिंबल होता है बेटे Hg। तो कितनी है? 13.6 किलोग्राम इंटू 10⁻³ किलोग्राम पर मीटर क्यूब। तो हमें इसको सीजीएस में कन्वर्ट करना है। तो सीजीएस का मतलब है किलोग्राम नहीं चाहिए, यहां पे ग्राम चाहिए, यहां पे चाहिए सेंटीमीटर। दिस इज क्वाइट इजी। वैसे तो आप लोग खुद भी कर सकते थे। तो इसको कैसे करेंगे बेटे? हम लोग किलोग्राम को पहले लिख लेते हैं। ये होता है ना ऐसे ऐसे, यहां पे ये लिखा और ये नीचे लिख दो एक बार। किलो का मतलब होता है 10⁻³ ओके। और मीटर का मतलब 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं? 100 को आप लिख सकते हो 10⁻²। इज दैट ओके? इज दैट ओके? ये आपका 100 सेंटीमीटर का मतलब हो गया 1 मीटर, और ऊपर जो क्यूब है वो रहेगा सॉरी, यहां पे क्यूब आएगा बेटे। अब इसको सॉल्व कर दो। 13.6 इंटू 10⁻³ और 10⁻³ ये, और ये जब अंदर आएगा तो कितना बनेगा? 6। तो ये 10⁻6 है, और बाकी जो यूनिट बने इसका क्या बना? ग्राम, और इसके नीचे क्या बना? सेंटीमीटर क्यूब। अब ये कितनी पावर बनी? ये और ये दोनों मिला के 6 है ना, और ये कट गए। तो इसका मतलब आंसर कितना बना? 13.6 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। और एक अच्छा बच्चा अगर इसको याद रख ले तो बहुत बढ़िया बात आएगा, बाद में कभी ना कभी केमिस्ट्री में भी आएगा। ठीक है, तो ये थे हमारे न्यूमेरिकल बेटे। अब 2-3 यूनिट है जो हमें और याद करने हैं। ठीक है, वो मैं लिख रहा हूं, इसको करता हूं इरेज पहले। तो कुछ यूजफुल यूनिट जो हमारे रह गए वो आप सीखने हमें। ये आपने सुना होगा लाइट ईयर। लाइट ईयर को हम लोग सिंपली ऐसे स्मॉल एल स्मॉल वाई से भी डाल देते हैं। अब लाइट ईयर में भी आपने सुना हो पहले, और अगर आप डिस्कवरी देखते हो तो आपने फिर तो पक्का ही सुना होगा। ये है एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। ये दोनों हैं जब हम बात करते हैं अर्थ के बाहर के डिस्टेंसेस की, मतलब एक स्टार से दूसरे स्टार का डिस्टेंस निकालना हो, अर्थ से सन का डिस्टेंस निकालना हो, तो हम लोग इनकी यूज करते हैं। ठीक है, अब वहां पे मीटर एक एप्रोप्रिएट यूनिट नहीं, हमें वहां पे बड़े यूनिट चाहिए। ठीक है, ये कौन से यूनिट है? ये छोटे बेटे ये, और ये सभी जो मैंने लिखे हुए हैं यहाँ पे ये लेंथ के ही यूनिट है। ठीक है, जैसे एक आंगस्ट्रॉम होता है ना, ये आप बहुत यूज करोगे केमिस्ट्री में भी, इसको ऐसे डालते हैं। ठीक है, ऐसे नहीं डालना कि जो जीरो यहां पे नहीं होनी चाहिए। आंगस्ट्रॉम का सिंबल यही है कि ये है, और ये सभी मैं फिर कह रहा हूं किसके यूनिट है? डिस्टेंस के। ठीक है, पक्का बांध लो। अब एक आंगस्ट्रॉम कितना होता है? बस सीधा देख लो यार कि ये 10⁻⁻10 मीटर होता है। तो ये मीटर होता है, ये प्रीफिक्स नहीं है, ये खुद एक यूनिट है। माइक्रोन कितना होता है? एक माइक्रोन जो होता है ना, ये होता है 10⁻⁻6 मीटर। अब आप बोलोगे सर, अगर आपको प्रैक्टिस है तो आप बोलोगे सर ये तो माइक्रो होता है, तो इसको आप क्या एक माइक्रोन को एक माइक्रोमीटर भी बोल सकते हो? माइक्रोमीटर को बेटे ऐसे लिखते हैं, ये म्यू बोलते हैं इसको, इस सिंबल को म्यू बोलते हैं। कैसे भी लिख सकते हैं, तो बिल्कुल लिख सकते हैं। फिर अगर ये ऐसे लिख सकते थे तो फिर ये नाम क्यों रखा, और इसको माइक्रोमीटर क्यों नहीं बोलते थे, माइक्रोन क्यों रखा? तो ये भी एक कंफ्यूजन है, आपको दिखाता हूं। ये हमारे सिलेबस में भी, ये जो डिवाइस आप लोग देख रहे हो ना, ये डिवाइस हमारे सिलेबस में, इसको स्क्रू गॉज भी बोलते हैं और इसको माइक्रोमीटर भी बोलते हैं। अब अगर माइक्रोमीटर किसी डिवाइस का नाम है तो इन ऑर्डर टू अवॉइड कंफ्यूजन अगेन हमने इसको माइक्रोन बोलना शुरू कर दिया। ठीक है, सिमिलरली ये फर्मी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये 10⁻⁻15 मीटर होता है, और ये क्योंकि एटॉमिक साइज का है तो इसके लिए इसको भी हमने स्टैंडर्ड बना लिया हुआ है। बस एटम वगैरह का जो साइज होता है ना, वो इस ऑर्डर में चला जाता है। एटम का, उसके न्यूक्लियस का साइज वो इस ऑर्डर में चला जाता है। ठीक है, तो ये थे छोटे डिस्टेंसेस मेजर करने के लिए। अब बात करते हैं बड़े की। अब लाइट ईयर आपको पता है कितना होता है? फिर आपको एक इंटरेस्टिंग बात बताता हूं बढ़िया। अब लाइट ईयर क्या होता है?
ये होता है डिस्टेंस, ये आपको यूनिट लिख के ऊपर देता हूं कि ये डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय लाइट इन 1 ईयर है। लाइट एक साल में जितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगी। अब लाइट की स्पीड हमें याद होनी चाहिए, हमने पढ़ी होती है पहले, ये 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होती है। अब अगर एक साल की बात करें तो टाइम हमें दे दिया 1 ईयर। अब 1 ईयर स्मॉल वाई से रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है। 1 ईयर अगर मैं पूछूं कि इसमें कितने सेकंड होते हैं, तो एक साल में कितने सेकंड हो गए? अब एक साल में होते हैं 365 दिन बेटा, 365 डेज। हर एक दिन में 24 घंटे, हर एक घंटे में 60 मिनट, हर मिनट में 60 सेकंड, इतने बनेंगे। अगर आप लोग याद रखना चाहते हो इसकी वैल्यू पता है कितनी है, कि आप करके देख लेना, ये आएगी इतनी। आप बोलोगे आपको कैसे याद है, मैंने कुछ रट्टा लगाने वाली बात नहीं है, आसान सा तरीका है। 31 को अगर 5 में ऐड करो तो आएगा ही 36, है ना। तो 31 + 5 होता ही 36 और पीछे 3 जीरोस डाल दो, ये हमारे एक साल में होते हैं सेकंड, ठीक है। अब अगर ये बात है तो लाइट एक साल में कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगी, कैसे निकालेंगे? अब डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है बेटे स्पीड। तो यहां से डिस्टेंस किसके बराबर आ गया? स्पीड इनटू टाइम। अगर आप इसको मल्टीप्लाई करोगे तो ये डिस्टेंस की यूनिट क्या आएंगे? मीटर। तो ये आ जाता है बेटे 9.46 × 10⁻15 मीटर। ह्यूज अमाउंट, बहुत बड़ा है। लेकिन क्योंकि ये हमारे लिए स्टैंडर्ड है, क्यों? क्योंकि हम लोग एक स्टार से दूसरे स्टार का डिस्टेंस मीटर में क्यों मेजर करें? जैसे मैं बोलूं कि दिल्ली से लेके पटियाला तक का डिस्टेंस, क्योंकि मैं पटियाला में रहता हूं, तो पटियाला और दिल्ली का डिस्टेंस आप मीटर में मेजर करो या मिलीमीटर में मेजर करो, क्यों करें भैया? इतना बड़ा डिस्टेंस है, इसको किलोमीटर में मेजर करना ठीक है। सिमिलरली एक स्टार और दूसरे स्टार में किलोमीटर भी बहुत छोटा यूनिट है, तो वहां पे किस में मेजर करेंगे? लाइट ईयर में। अब ये कंफ्यूजन पता है क्या रहती है? इसके पीछे ईयर है लेकिन ये है डिस्टेंस, ये याद रखना है। मैंने आपको बोला था कि मैं आपको एक इंटरेस्टिंग बात बताऊंगा, पहले ये कर ले फिर बताता हूं। एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट क्या? अब आपको पता है कि जो सन है ना, उसके अबाउट अर्थ जो है ना, वो एक एलिप्टिकल पाथ में है ऐसे। अब आपको ये भी याद रखना है कि ये सेंटर में ना होकर थोड़ा इधर है, बस देख लो, पढ़ेंगे बाद में, बहुत बढ़िया सा। अब होता यह है कि अर्थ जब घूमती है सन के अबाउट, तो कभी वो सन के पास होती है, कभी वो दूर होती है ना, ऐसे होगा ना, एक तो डिस्टेंस रहता नहीं है। लेकिन एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट क्या है? ये एवरेज डिस्टेंस है। एवरेज कब निकालते हैं? जब चीजें बदलती हो बेटे। किसमें? बिटवीन द सेंटर ऑफ सन एंड सेंटर ऑफ अर्थ, बिटवीन द सेंटर्स ऑफ अर्थ एंड सन, ठीक है। एवरेज है, ये बात याद रखनी है। तो इसकी जो वैल्यू होती है, इसको 1 AU को ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, और इसकी वैल्यू होती है 1.496 × 10⁻11 मीटर, ठीक है। अब मैंने बोला था कि बात बताऊंगा। जैसे आपने मे बी लोअर क्लासेस में पढ़ा हो कि इतने डिस्टेंस से अगर लाइट हमारे पास आती है, इतने डिस्टेंस से अगर आप इसी फॉर्मूले में डिस्टेंस और स्पीड ऑफ लाइट भर दो, तो आपको जो टाइम मिलेगा, सन से जो लाइट अर्थ तक आती है ना, उसको आने में 8 मिनट लगते हैं बेटे। और इसका मतलब क्या हुआ फिर? इसका मतलब ये हुआ कि आप जब भी सन की तरफ देखते हो, तो सन की जो फोटो, मतलब जो आपको इमेज दिख रही, वो रहा सन। तो वो जो सन दिख रहा है, वो एक्चुअली उसकी 8 मिनट की पहले की पिक्चर है। आप बात समझ रहे हो? क्योंकि वहां से लाइट चल के आपके तक पहुंचने में 8 मिनट लग गए, तो वो जो भी पोजीशन देख रहे हो, वो 8 मिनट पहले की पोजीशन है। बात समझ में आई बात? अब इंटरेस्टिंग बात, लाइट ईयर क्या है? कि लाइट को आपके पास आने में एक साल में जितना लाइट डिस्टेंस ट्रेवल करती है, वो ये है एक साल में। अब जो स्टार्स है हमारे से, आप हमारे सबसे नजदीक जो स्टार है वो कौन सा है पता है आपको? स्टार सबसे नजदीक जो स्टार है वो तो सन है। सन के बाद दूसरा जो स्टार है वो है अल्फा सेंटुरी। अल्फा सेंटुरी जो है ना, उसका जो डिस्टेंस है इन टर्म्स ऑफ लाइट ईयर, वो है 4.3 लाइट ईयर। अब 4 इंटरेस्टिंग बात है बेटे। अब आप बोलोगे कि इतना लेक्चर हमने चला लिया, अब इंटरेस्टिंग बात एक सुन लो, बहुत बढ़िया। 4.3 लाइट ईयर का मतलब है कि लाइट को वहां से चल के, अल्फा सेंटुरी से चल के आप तक आने में इतना डिस्टेंस, और या फिर आप बोलोगे इतने साल लग जाएंगे। ये आसान तरीका भी है ऐसे बोलने का कि 4.3 ईयर्स लग जाएंगे उसको आपके पास आने में। समझ में आई बात? इसका मतलब अगर आप रात को अल्फा सेंटुरी देख पा रहे हो किसी तरीके से भी, यूजिंग टेलीस्कोप और समवेयर, तो जो आपको उसकी इमेज दिख रही है, वो आज की इमेज नहीं है। वो कब की है? आज से
4.25 साल पहले की। अब मैं बात बताऊं, अल्फा सेंट्री के बाद बाकी जितने भी स्टार्स हैं वो हमसे कितनी दूर है, कोई 100 लाइट ईयर दूर है, कोई 200 लाइट ईयर दूर है, इवन मोर देन दैट। अब आप जब स्काई की तरफ देखते हो तो जितने भी स्टार आपको दिखते हैं, वो किसी भी एक स्टार को आप देख रहे हो तो वो उसकी आज की पिक्चर नहीं है, ठीक है। इसका मतलब जो भी स्काई आप देख रहे हो, जो लाइट आपके पास आ रही है, वो एक्चुअली क्या है कि कभी कोई कब चली थी, कोई कब चली थी। इसका मतलब जो आप पिक्चर आज रात को देख रहे हो स्काई में, वो एक्चुअली उसकी कब की है, नोबडी नोस, कब की हो सकती, कोई स्टार की पुरानी, किसी की नहीं है। तो जो हमारे पास पिक्चर आती है, हम लोग उसको बोल सकते हैं कि बासी पिक्चर है। बासी समझते हो ना, जैसे खाना बासा होता है, मतलब ये आज की पिक्चर बिल्कुल नहीं है, ठीक है। हो सकता है कि जो स्टार आपको वहां पे दिख रहा है अभी वो डाई हो चुका हो, लेकिन आप तक इंफॉर्मेशन हो सकता है कि वो 1000 लाइट ईयर दूर हो। तो आपको कब पता चलेगा, अगर आज वो उसकी डेथ हुई तो आप आज से 1000 ईयर्स बाद। इज दैट ओके? सो ये था इंटरेस्टिंग बात इसके बारे में। इज दैट ओके? तो अब जब भी आप स्काई को देखो, एंजॉय दिस, राइट। तो अब लास्ट टॉपिक हमारा है, वो है एडवांटेजेस ऑफ इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट। हमने इतना कुछ पढ़ा है, अब हम उसकी एडवांटेजेस पढ़ के इस चैप्टर को करेंगे खत्म, ठीक है। तो स्टे ट्यून्ड, मैं लिख के रखता हूं बेटे ताकि हमारा टाइम सेव हो। तो बिफोर वी प्रोसीड फर्दर, इस जो हमने अभी तक ये पढ़ा, इसका मैंने एक छोटा सा टेस्ट बना के नीचे डिस्क्रिप्शन में छोड़ दिया है। आपको वो टेस्ट अटेम्प्ट करना है और अपनी असेसमेंट करनी है कि आप कहाँ पे हो। लेकिन टेस्ट अटेम्प्ट कब करना है, बिल्कुल लेक्चर अटेंड करने के बाद नहीं करना। एक सिंसियर स्टूडेंट क्या करेगा, अपनी बुक से पढ़ेगा, पहले अच्छे से पढ़ेगा और पढ़ने के बाद इस टेस्ट को अटेम्प्ट करेगा, सो दैट कि वो अपने आप को असेस कर पाए, ठीक है। इज दैट ओके? सो लास्ट टॉपिक है हमारा, और इंपॉर्टेंट भी एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी, कि एडवांटेजेस क्या है सेल की, क्या क्या फायदे हैं। पहली एडवांटेज मैंने लिखी कि ये कोहेरेंट सिस्टम है। कोहेरेंट कैसे, एक सार कैसे बनाया गया इसको। अब हमने क्या किया कि जो हमारा इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट है ना, इसको हमने दो कैटेगरीज में डिवाइड किया था, इफ यू नो। कौन कौन से थे? एक थे हमारे बेसिक यूनिट थे, और दूसरे थे सप्लीमेंट्री, इफ यू रिमेंबर। बेसिक थे हमारे 7 और सप्लीमेंट्री थे 2, ठीक है। और ये जो टोटल 9 यूनिट है, हमने क्या किया कि जितनी अपनी फिजिक्स या जितनी अपनी साइंस डेवलप करी, वो कैसे करी कि ये फंडामेंटल यूनिट हो गए हमारे, इन्हीं को हमने फंडामेंटल बना लिया, और बाकी के जितने भी यूनिट है वो इनसे ड्राइव हो जाते हैं, इनसे बन जाते हैं। जैसे हमने ये देखा कि इसमें जैसे मान लीजिए कि मास था, लेंथ भी थी, तो हमने क्या किया कि जैसे मान लीजिए कि मैं बात करूं, अब आसान सी बात करते हैं डेंसिटी की, तो डेंसिटी होती है मास अपॉन वॉल्यूम, ठीक है। अब इफ यू रिमेंबर, यूनिट्स क्या होंगे इसके, मैं बात करूं, मास के होंगे किलोग्राम, है ना, और वॉल्यूम किससे बनता है। आप अगर आपने वही बात अगर मेरे पहले लेक्चर अटेंड करे तो मैंने आपको वॉल्यूम की बहुत सारी एग्जांपल्स और प्रैक्टिकल करके दिखाया कि वॉल्यूम को चाहे जिसका मर्जी हो, उसके जो यूनिट होंगे उसमें लेंथ आएगी 3 बार, ठीक है। तो ये क्या बन जाएगा, किलोग्राम पर मीटर क्यूब, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो ड्राइव्ड यूनिट है ना, वो कैसे बनते हैं, वो फंडामेंटल यूनिट से ही बन जाते हैं। कैसे? सिंपल मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन। जैसे यहां पे मैंने डिवाइड किया, अब अगर मान लीजिए कि मैं मोमेंटम लिखता तो वो कैसे बनाते हैं हम लोग, मास इनटू वेलोसिटी। एक बात और बता दूं बेटे, इफ यू वांट कि आपका जो नेक्स्ट लेक्चर है वो अच्छा रहे, तो उसके लिए ड्राइव्ड यूनिट वाला लेक्चर वाला पार्ट जो है, वो लेक्चर 3 में हमने ड्राइव्ड यूनिट के बारे में बहुत पढ़ा, और उसको आपने अच्छे से कर लेना है बस, ठीक है। वो मैंने तब भी बार बार बताया था कि वो आपके नेक्स्ट यूनिट का बिल्कुल बिल्डिंग ब्लॉक है। नेक्स्ट जो पार्ट हम लोग करने जा रहे हैं अगले लेक्चर में, डायमेंशनल एनालिसिस, आपको बहुत अच्छे से आएगा इफ यू नो दिस, ठीक है। तो वो आपको कर लेना है। अब डेंसिटी किसके बराबर है, मास, सॉरी मोमेंटम किसके बराबर है, मास इनटू वेलोसिटी। तो यूनिट्स क्या बनेंगे इसके, मास के हो गए किलोग्राम, और इसके क्या होते हैं, मीटर पर सेकेंड। इज दैट ओके? सो ये थे मोमेंटम के यूनिट। तो कैसे बने, मास और वेलोसिटी को मल्टीप्लाई करके। वेलोसिटी कैसे बनी, डिस्प्लेसमेंट और टाइम को डिवाइड करके। तो कर क्या रहे हैं, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन किसकी, जो हमारे फंडामेंटल मतलब बेसिक यूनिट है ये, तो इसीलिए इसको कोहेरेंट सिस्टम बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट बात करेंगे, इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, नेक्स्ट पार्ट जो है, ठीक है। अब नेक्स्ट पार्ट में क्या है कि ये एक रैशनल सिस्टम है। रैशनल कैसे है, अब मान लीजिए कि मैं बात करूं, दो एग्जांपल्स आपको देता हूं, ठीक है।
पहली बात कि जो टेम्परेचर है, अब टेम्परेचर को मेजर करने के यूनिट्स बहुत सारे अवेलेबल है। कैसे? अब डिग्री सेल्सियस भी उसका यूनिट है ना। केल्विन आपको पता चली गया कि केल्विन भी उसका यूनिट है, और फ़ारेनहाइट भी उसका यूनिट होता है, आपको पता ही होगा डिग्री फ़ारेनहाइट। तो ये जो जितने भी यूनिट हैं टेम्परेचर के, अगर मान लीजिए मतलब दो साइंटिस्ट है, अब साइंटिस्ट अगर यहां पे एक्सपेरिमेंट कर रहा है कोई इंडिया में, तो वो मान लीजिए कि अपनी जितनी रीडिंग्स हैं वो डिग्री सेल्सियस में कैलकुलेट करता है, डिग्री सेल्सियस में, और कोई और कंट्री में कोई और बंदा उसको केल्विन में करता है। अब दोनों ने अपना डाटा एक्सचेंज करना है। आप बात समझ रहे हो? दो एक्सपेरिमेंट हुए, सेम टॉपिक पे हुए, लेकिन दोनों ने जो अपनी कैलकुलेशंस करी हैं वो अलग अलग करी हैं। अब इंटरनेशनली इफ दे वांट टू एक्सचेंज देयर रिसर्च, तो वहां पे एक प्रॉब्लम आएगी। क्या? कन्वर्जन की। वो एक दूसरे की बात को समझ ही नहीं पाएंगे, तो पहले उनको कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो ऐसा ही ने क्या किया कि जितने भी इंटरनेशनल जो हमारी रिसर्च का काम है, या जो भी हम लोग साइंस में पढ़ेंगे, वहां पे हम लोग एक फिजिकल क्वांटिटी को, रैशनल का मतलब क्या है, एक फिजिकल क्वांटिटी को एक ही यूनिट अलॉट हुआ है इंटरनेशनली। जैसे है तो ये भी, लेकिन हमने किसको माना हुआ है? केल्विन को। तो मतलब रैशनल क्यों है? एज इट असाइंस ओनली वन यूनिट टू वन फिजिकल क्वांटिटी, एक फिजिकल क्वांटिटी को एक यूनिट देती है, इसलिए अच्छी है। जैसे एनर्जी है, एनर्जी को हम लोग जाउल में भी मेजर करते हैं, ठीक है, वो तो पता ही आपको है ना, और इसको कैलोरी में भी मेजर करते हैं बेटे। अभी आज मैंने बात करी थी, वो ये किलोवाट आवर में भी मेजर कर लेते हैं। इज दैट ओके? इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आप पढ़ोगे आगे जाके, उसमें भी मेजर कर सकते हैं, लेकिन इंटरनेशनली इसको ही माना जाता है। सो इफ यू वांट टू मतलब आपको कोई रिसर्च वर्क में जाना है, जब कुछ भी ऐसा कोई डॉक्यूमेंट शेयर करने हैं, तो वहां पे आपको एनर्जी किस में लिखनी पड़ेगी? जाउल में। इज दैट ओके? अब बात करते हैं कि ये एब्सोल्यूट सिस्टम है। अब एब्सोल्यूट कैसे है? एब्सोल्यूट का मतलब ये होता है, ये आपको याद भी करना अच्छी चीज है, कि इसका मतलब है कि ये ग्रेविटी पे डिपेंड नहीं करता, ठीक है, इंडिपेंडेंट ऑफ ग्रेविटेशन। मतलब क्या हुआ? जैसे मान लीजिए कि 1 मीटर की रॉड है। अब 1 मीटर की रॉड, चाहे आप यहां पे मेजर करो, चाहे आप मून पे जाके मेजर करो, 1 मीटर की रॉड वही रहेगी, ठीक है। क्यों? क्योंकि वो वहां की ग्रेविटी पे डिपेंड नहीं करती। इज दैट ओके? मेरी बात समझ रहे हो? हमने जिसको 1 सेकंड बोला है, वो हमारा 1 सेकंड यहां पे भी वही है जो सैटेलाइट्स अर्थ के अराउंड घूम रही है। वहां पे अगर क्लॉक लगे तो वहां पे भी हमने सेटिंग ऐसी की है कि उसका भी 1 सेकंड ऐसा ही है जैसा हमारा। इज दैट ओके? तो इसका मतलब है ये ग्रेविटी पे डिपेंड नहीं करता। ऐसे यूनिट जो ग्रेविटी पे डिपेंड नहीं करते, हम उसको एब्सोल्यूट यूनिट बोलते हैं। तो हमारी जो एसआई है, उसमें हमने जितने भी यूनिट लिए वो ग्रेविटी पे डिपेंड नहीं करते। आप लोग पढ़ोगे जो ग्रेविटी पे डिपेंड करते हैं, अभी मैं नहीं बताने वाला, ठीक है। आगे चलेंगे। मैट्रिक सिस्टम है, ये हमने आज बहुत पढ़ा बेटे। हमने ये देखा कि जितने भी मल्टीपल्स और सब मल्टीपल्स हैं, जैसे अब मान लीजिए कि 1 सेंटीमीटर है, इसको आप लिखोगे 10⁻⁻² मीटर। इज दैट ओके? अब मान लीजिए कि 1 मेगा ये है जाउल, तो इसको आप क्या लिखोगे? ये मल्टीपल हो गया 10⁻6 जाउल। तो वेरियस मल्टीपल्स एंड सब मल्टीपल्स जो है ना, उनको हम 10 की पावर में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो ये आसान है कन्वर्जन भी इसमें, ठीक है। इज दैट ओके? सो दिस वाज इट बेटे। तो ये चैप्टर हुआ ओवर। टेस्ट की बात मैंने आपको बता दी। आई होप कि आप लोग ईमानदारी से अच्छे से उसकी पहले प्रैक्टिस करके फिर उसके बाद उसको अटेम्प्ट करोगे। सो नेक्स्ट लेक्चर में पूरी एनर्जी से मिलेंगे। ड्राइव्ड यूनिट वाला पार्ट आपने करके आना है, उसको अच्छे से करके आना, फिर हम लोग धमाल डाल देंगे उसकी, ठीक है। ओके बेटा, बाय बाय।